नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। स्वागत आप सभी का सूर्य कॉमर्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और अपन जो आज विषय स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं अपन ऑडिट। जूनियर अकाउंटेंट का अपन सब्जेक्ट पढ़ेंगे। बेसिकली जूनियर अकाउंटेंट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आता सब में ही है। ठीक है, लगभग में आता है। क्या चीज़ स्टार्ट करें अपन? तो अपन आज स्टार्ट करें ऑडिट। ठीक है, अंकेक्षण। ऑडिट अपन यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो देखो, ऑडिट अपन यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अंकेक्षण। अंकेक्षण अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं। अंकेक्षण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सबको पता है, क्या बोलेंगे? ऑडिट बोलते हैं। ठीक, ऑडिट बोलते हैं। अंकेक्षण क्या बोलते हैं? ऑडिट बोलते हैं। तो देखो, ऑडिट कोई कॉमर्स की भाषा में बात करें तो बही खातों की जांच पड़ताल करना क्या कहलाता है? आपका अंकेक्षण कहलाता है। ठीक है, बही खातों की जांच पड़ताल करना क्या कहलाता है? आपका अंकेक्षण कहलाता है। लेकिन केवल बही खातों की जांच करना या जांच करना क्या नहीं होता है? अंकेक्षण नहीं होता है। केवल जांच करना अंकेक्षण नहीं बोलेंगे अपन। इसको आप ऑडिट नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि बही खातों की जांच तो कोई भी कर सकता है। कौन कर सकता है? बही खातों की जांच तो कोई भी कर सकता है, कोई भी नॉर्मल सीए। जैसे मान लो कोई एन नाम का सीए है। ठीक है, जैसे मान लो कोई एन नेम का कोई, ये क्या है, कौन है? ये एक सीए है। ये भी तो कर सकता है बही खातों की जांच। तो ये भी तो बही खातों की जांच कर सकता है। और अब कंपनी की बात करें अपन, तो कंपनी में ऑडिट बेसिकली कहाँ पे होती है? कंपनी में होती है। तो अगर कंपनी की बात करें तो कोई भी कंपनी में एक इंटरनल ऑडिटर होता है। इंटरनल ऑडिटर होता है। लेकिन क्या ये इंटरनल ऑडिटर ऑडिट कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये तो बही खातों की रेगुलर जांच करता है। ठीक है, क्या करता है ये बही खातों की रेगुलर जांच करेगा। एक मिनट, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, दोबारा ओपन कर लेते हैं इसको क्लोज करके। दोबारा ओपन करो इसको। केवल बही खातों की जांच पड़ताल करना क्या नहीं होगा भैया? अंकेक्षण नहीं कह सकते आप। ठीक है, केवल बही खातों की जांच करने को आप अंकेक्षण नहीं कह सकते। केवल बही खातों की जांच करने को अंकेक्षण नहीं कह सकते अपन। क्यों? क्योंकि बही खातों की जांच तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, बही खातों की जांच तो कोई भी कर सकता है। अपन बात कर रहे थे किसकी? ऑडिट। अंकेक्षण। ठीक है, बही खातों की जांच भी कर सकते हैं, लेकिन ऑडिट किसे कहेंगे? तो ऑडिट अपन बेसिक कहते हैं कि बही खातों की जांच करना तथा त्रुटियों को ढूंढना, उन त्रुटियों के बारे में क्या करना? तथ्य प्रकट करना। क्या कहलाता है? आपका अंकेक्षण कहलाता है। यानी इनका क्या करना? प्रतिवेदन देना। अपना प्रतिवेदन प्रमाण पत्र देगा। प्रतिवेदन प्रमाण पत्र। अगर जब अंकेक्षक प्रतिवेदन प्रमाण पत्र दे देता है तो क्या उसको क्या कहेंगे अपन? अपन उसको ऑडिट कहेंगे। ठीक है जी। चलो, तो ऑडिट में अगर बेसिक बात करें तो सब पहले आती है कि सभी कंपनियों का अंकेक्षण करवाना क्या होता है? अनिवार्य होता है। ठीक है, बेसिक सबसे पहले कहती है सभी कंपनियों को अंकेक्षण करवाना क्या होता है? अनिवार्य होता है। अंकेक्षण करवाना क्या होता है? अनिवार्य होता है। अनिवार्य होता है। सभी कंपनियों को अंकेक्षण करवाना क्या होता है? अनिवार्य होता है। चाहे वो कोई भी कंपनी हो, चाहे वो आपकी स्मॉल कंपनी हो, चाहे वो आपकी ओपीसी हो, चाहे वो आपकी प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे वो आपकी लिमिटेड हो। ठीक है, बहुत सारी कंपनी होती है। चाहे कोई भी कंपनी हो, प्रत्येक कंपनी अगर जो कंपनी बन गई जिसका आरओसी में यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में रजिस्ट्रेशन हो गया, उन सभी को क्या करना? अंकेक्षण करवाना अनिवार्य होगा। ठीक है, सबसे पहली लाइन तो ये होगी।
अब बात आती है कि इंकेक्शन कौन कर सकता है या इंकेक्शन के प्रावधान किस में दिए गए हैं। तो कंपनी इंकेक्शन से संबंधित प्रावधान, कंपनी अंकेक्षण, ठीक है, कंपनी अंकेक्षण, कंपनी अंकेक्षण। तो कंपनी अंकेक्षण से संबंधित प्रावधान कंपनी अंकेक्षण से संबंधित प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय 10 में बताया गया है। कौन से अधिनियम में? तो कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय नंबर 10 में बताया गया है। इस अध्याय का नाम क्या होगा? तो इस अध्याय का नाम, ये आप लिख सकते हो, जिसका नाम इस अध्याय का नाम ऑडिट एंड ऑडिटर रूल, ऑडिट एंड ऑडिटर्स होगा, रोल नहीं होगा। क्या होगा? ऑडिट एंड ऑडिटर्स है, ठीक है। जिस अध्याय का नाम क्या है? ऑडिट एंड ऑडिटर्स है, ठीक है जी, समझ में आ गया। इसके अतिरिक्त कौन बताता है? तो इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त अंकेक्षण से संबंधित प्रावधान CAAR यानी कार 2014 में बताए गए हैं। किसमें बताए गए हैं? तो ये आपके कार 2014 यानी कंपनी ऑडिटर एंड ऑडिटर्स रूल 2014 में बताए गए हैं। चलो, अपन ने पढ़ा कि कंपनी इंकेक्शन, सभी कंपनी को इंकेक्शन करवाना क्या होता है? अनिवार्य होता है। चाहे वो आपकी स्मॉल कंपनी हो, चाहे वो आपकी ओपीसी हो, चाहे वो आपकी प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे वो आपकी लिमिटेड हो, चाहे सरकारी कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, छोटी लघु कंपनी हो, कि कोई भी प्रकार की कंपनी हो जिसका आरओसी में रजिस्ट्रेशन हो गया, उनको क्या करवाना अनिवार्य होता है? उनको ऑडिट करवाना अनिवार्य होता है। जिसका भी क्या हो गया, आरओसी में रजिस्ट्रेशन हो गया, उसको क्या करवाना होता है? वो क्या हो जाएगी? एक कंपनी बन जाएगी, आरओसी में रजिस्ट्रेशन से एक कंपनी होगी, और कंपनी, सभी कंपनियों को क्या करवाना अनिवार्य होता है? तो ऑडिट इज कंपलसरी, ठीक है, ऑडिट इज कंपलसरी, सभी कंपनियों को अंकेक्षण करवाना क्या होगा? अनिवार्य होगा। चलो, अपन ने आगे पढ़ा क्या, कि प्रत्येक कंपनी को अंकेक्षण करवाना अनिवार्य होता है, लेकिन इससे संबंधित बताता कौन है कि सभी कंपनी को अंकेक्षण करवाना अनिवार्य होगा नहीं होगा? तो ये आपका कंपनी अधिनियम 2013 का अध्याय 10 बताता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? ऑडिट एंड ऑडिटर्स होगा, ठीक है। इसके आगे अगर बात करेंगे इसके अलावा कौन बताता, तो इसके अतिरिक्त में जो बताता है वो आपका CAAR 2014 यानी कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014 बताता है। एक मिनट, थोड़ा कंप्यूटर की आवाज़ नोट कर दो भाई।
ठीक है जी। इसके अतिरिक्त कौन बताता है? तो ये आपका कार 2014 यानी कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014 बताता है। इसका पूरा नाम भी लिखवा देते हैं। इसका पूरा नाम क्या होगा? तो इसका पूरा नाम होगा, वो आपका होगा कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014। इसका पूरा नाम क्या होगा? कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014 होगा। ठीक है जी, समझ में आई इतनी बात। अब बात करते हैं कि जो कंपनी अधिनियम 2013 है, कंपनी अधिनियम 2013 की कंपनी अधिनियम 2013 की अध्याय 10 में कितनी धाराएं दी गई है? 10 धाराएं दी गई है। 10 धाराएं दी गई है या बताई गई है। ठीक है, कितनी धाराएं बताई गई है? तो आपकी 10 धाराएं बताई गई है। बताई गई है। कितनी धाराएं बताई गई है? तो आपकी 10 धाराएं बताई गई है। 10 धारा कौन कौन सी है? तो वो आपकी होगी 139 से लेके 139 से 148 तक। ठीक है, 139 से 148 तक की धाराएं इसमें बताई गई है। एक एक धारा पढ़ेंगे कि 139 किससे संबंधित है, 140 किससे संबंधित है, 141 किससे संबंधित है, 142 किससे संबंधित होगी, 143 किससे संबंधित होगी, 144 किससे संबंधित होगी, 145 किससे संबंधित होगी, 146 किससे संबंधित होगी, 147 किससे संबंधित होगी, 148 किससे संबंधित है, और 148 किससे संबंधित है। और एक इसमें एक धारा और पढ़ेंगे जिसका क्या, कौन सी होगी? वो होगी 177, 177। ठीक है, सेक्शन 177। इसमें अपन को सेक्शन के साथ में क्या पढ़ेंगे? अपन अपन पढ़ेंगे सब सेक्शन। ठीक है, और सब सेक्शन के साथ में अपन कुछ जो सेक्शन है उनमें क्लोज भी पढ़ने होंगे। ठीक है, उनमें अपन को क्लोज भी पढ़ने होंगे। तो चलो पहले, सबसे पहले धाराएं की बात करते हैं कि कौन कौन सी धाराएं दी गई है। तो एक साइड तो लिख देता हूँ मैं सेक्शन, और एक साइड क्या लिख देते हैं अपन? प्रोविजन। प्रोविजन कि कौन सी धारा ने क्या प्रोविजन दिया है। ठीक है जी, एक लाइन सार लेते हैं। ठीक है, किन कौन सी धारा ने क्या प्रोविजन दिया है। तो सबसे पहले सेक्शन की बात करेंगे। कहाँ से स्टार्ट अपनी अपनी है 139 से। ठीक है, 139 किससे संबंधित होगी? ये आपकी है भैया अंकेक्षक की नियुक्ति। किससे संबंधित है? तो ये आपकी अंकेक्षक की नियुक्ति से संबंधित है। अंकेक्षक की नियुक्ति। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 140 की। 140 से संबंधित है, तो ये है आपकी अंकेक्षक को पद से हटाना। अंकेक्षक को पद से हटाना। 141 अंकेक्षक की योग्यता व अयोग्यता। ठीक है, अंकेक्षक की योग्यता व अयोग्यता 140 से संबंधित होगी। अंकेक्षक का, सॉरी 142, 142 किससे संबंधित है? तो ये आपका अंकेक्षक का पारिश्रमिक।
अंकेक्षक का पारिश्रमिक, ये थोड़ा सा, अंकेक्षक का पारिश्रमिक, ठीक है। 143 143 किससे संबंधित है? तो आपकी 143 है वो है अंकेक्षक के अधिकार एवं कर्तव्य, अधिकार एवं कर्तव्य, ठीक है। 144 के संबंधित है, तो आपकी 144 है वो है आपकी अंकेक्षक द्वारा कुछ सेवाएं प्रदान न करना, अंकेक्षक कौन सी सेवा नहीं दे सकता, उसे संबंधित है, ठीक है। 145 की बात करें, इधर अपन लिख लेते सेक्शन, इधर लिख लेते अपन क्या, प्रोविजन, ठीक है। 145 की बात करें, 144 अपनी हो गई थी। 145 की बात करें तो ये आपका है अंकेक्षण प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर, अंकेक्षण प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर, अंकेक्षण प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर। 146 जुर्माना, 147 साधारण सभा में भाग लेने का अधिकार, साधारण सभा में भाग लेने का अधिकार, ठीक है। और लास्ट आपकी कौन सी आ गई, 148, तो यह आपकी है लागत अंकेक्षण, लागत अंकेक्षण, कॉस्ट ऑडिट, ठीक है, लागत अंकेक्षण। एक धारा की ओर बात की थी कि वो भी अपन साथ में पढ़ेंगे, तो वो कौन सी है आपकी 177, और ये किससे संबंधित है, ये साधारण सभा से संबंधित है, अंकेक्षण समिति से संबंधित है। ये आपकी अंकेक्षण समिति, ठीक है। कितनी धाराएं पढ़ी अपनी, अपन ने टोटल 11 धाराएं पढ़ी, कौन कौन सी, 139 से लेके 177 तक, 148 और एक क्या पढ़ी अपने, 177। 139 रिपीट करेंगे, अंकेक्षण की नियुक्ति, 140 अंकेक्षक को पद से हटाना, 141 अंकेक्षक की योग्यता व अयोग्यता, उसके बाद में आपकी आती है 142, तो 142 आपका है किससे संबंधित है, 142 से पारिश्रमिक से संबंधित। 143 की बात करें तो अंकेक्षक के कर्तव्य एवं अधिकार एवं कर्तव्य। 144 की बात करें तो अंकेक्षक की योग्यता व अयोग्यता। उसके बाद बात करें 145 तो अंकेक्षण प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर कौन करेगा। उसके बाद में बात करें 146 तो 146 आपका जुर्माने से संबंधित है। 147 साधारण समय भाग लेने का अधिकार। 148 लास्ट आती है लागत अंकेक्षण, और एक अपन साथ में पढ़ने की कौन सी 177। तो 177 किससे संबंधित है, वो आपकी है अंकेक्षण समिति से संबंधित। ठीक है, एक एक का पोस्टमार्टम कर दें, एक एक सेक्शंस को पढ़ते हैं, साथ में सब सेक्शंस जो भी क्लोज होंगे सब क्लोज होंगे, सारे अपन साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज अपन स्टार्ट करेंगे सेक्शन
कौन सी? अपनी स्टार्ट करेंगे आज सेक्शन 141। 141 किससे संबंधित है? अंकेक्ष की योग्यता व अयोग्यता से संबंधित है। किससे संबंधित है? यह आपकी है अंकेक्ष की योग्यता व अयोग्यता। किससे संबंधित है? अंकेक्ष की योग्यता व अयोग्यता से संबंधित है। ठीक है जी। अब देखो बात करें कि अंकेक्षण कौन कर सकता है। सबसे पहले बात आती है क्या होना चाहिए? एक सीए है, सीए संधि लेखाकार अंकेक्षण कर सकता है। क्या होना चाहिए? वो उसके पास पूर्णकालीन अभ्यास का प्रमाण पत्र, पूर्णकालीन अभ्यास का प्रमाण पत्र उसके पास में होना चाहिए। ठीक है। और क्या होना चाहिए? भारत में प्रयासरत होना चाहिए, भारत में अभ्यासरत होना चाहिए, अभ्यासरत। और भारत का निवासी होना चाहिए। कहाँ का निवासी होनी चाहिए? और भारत का निवासी होना चाहिए। कहाँ का? भारत का निवासी। भारत का निवासी होना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले एक सीए होना चाहिए, पूर्णकालीन अभ्यास का प्रमाण पत्र हो जिसके पास, और भारत में अभ्यासरत हो, और क्या? भारत का निवासी हो। ठीक है। तो वो क्या कर सकता है कि सर सीए वो अंकेक्षण कर सकता है। तो धारा 141 की सब सेक्शन 1 कहती है कि एक ऐसा अंकेक्षक, कौन सी धारा कहती है? सेक्शन 141 की सब सेक्शन 1 कहती है क्या? कि एक ऐसा सीए, एक ऐसा सीए, पहले सीए लिख लेना उसके बाद में लिखना संधि लिखो। एक ऐसा सीए या संधि लेखाकार, लेखाकार जो जिसके पास, जिसके पास पूर्णकालीन अभ्यास का प्रमाण पत्र हो तथा भारत में अभ्यास कर रहा हो। एक ऐसा संधि लेखाकार जिसके पास क्या हो? पूर्णकालीन, होल टाइम प्रैक्टिस। ठीक है। होल टाइम प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र हो, और क्या हो? वह भारत में प्रयासरत हो। तो एक ऐसा सीए क्या कर सकता है? ऑडिट कर सकता है। चलो आगे बात करते हैं। यदि सीए मिलकर क्या कर लेते हैं, जैसे मान लो एक एन सीए है, कौन है? एन है। ठीक है। ये ऑडिट करने के लिए क्वालिफाई है। ठीक है। इसके पास 20 कंपनीज है। ठीक है। बड़ी बड़ी फर्म है, बड़ी बड़ी फर्म है। क्या ये अकेला सीए इन 20 कंपनियों का एग्जीक्यूशन कर सकता है? पॉसिबल है, लेकिन काम भार क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इसके लिए क्या करता है? ये चाहता है कि मैं क्या बना लूँ, एक पार्टनरशिप कर लूँ। मैं क्या कर लूँ? मैं पार्टनरशिप कर लूँ। किसके साथ में? मान लो एक तो एन आदत, एन खुद है, एक किसको ले लेता है? ये एम को ले लेती है। दोनों क्या है? ये दोनों ये सीए हैं। ठीक है। दोनों क्या है? सीए हैं। दोनों के पास क्या है? प्रैक्टिस सर्टिफिकेट है, होल टाइम। ठीक है। होल टाइम प्रैक्टिस सर्टिफिकेट है दोनों के पास में। ठीक है। दोनों भारत में रहकर क्या कर रहे हैं? अभ्यास कर रहे हैं। तो दोनों ऑडिट के लिए क्वालिफाई है। यस है। क्यों? क्योंकि 141 ये तो कहती है, 141 की सब सेक्शन 141 की सब सेक्शन 1 ये तो कहती है कि ऐसा सीए तो क्या हो? जिसके पास पूर्णकालीन अभ्यास का प्रमाण पत्र होता है। भारत में रहकर क्या करना होना चाहिए? भाई अभ्यासरत होना चाहिए। तो यही है। तो दोनों अभ्यास कर रहे हैं भारत में रह के, तो दोनों क्या कर सकते हैं? दोनों अंकेक्षण कर सकते हैं। तो आगे यही बात है।
ठीक है, आगे ये आती है, यदि अंकेक्षण फर्म या एलएलपी का निर्माण करते हैं तो अधिकांशतः ये क्या होना चाहिए, इसके अधिकांश साझेदार, अधिकांशतः साझेदार सीए हो तथा पूर्णकालीन अभ्यास का प्रमाण पत्र हो, पूर्णकालीन अभ्यास का प्रमाण पत्र हो, प्रमाण पत्र हो तो ऐसी फर्म या एलएलपी को, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, सीमित दायित्व साझेदारी को भी अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, बात क्या कह रहा है, बात ये कह रहा है कि यदि अंकेक्षण फर्म या एलएलपी का निर्माण करते हैं, यदि सीए किसका, अंकेक्षण फर्म या एलएलपी का ये साझेदारी या सीमित दायित्व साझेदारी करते हैं, तो उसके क्या होना चाहिए, अधिकांश साझेदार सीए होनी चाहिए और उनके पास में पूर्णकालीन अभ्यास का प्रमाण पत्र हो, तो क्या कर सकते हैं, ऐसी संस्था को या ऐसी फर्म या ऐसी एलएलपी को क्या कर सकते हैं भाई, अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आई। अब एक शर्त देखते हैं यहाँ पे, मान लो दो सीए हैं, कौन है, एक तो एम है, सॉरी एक तो एम और एक कौन है, एम है, एन और एम, ये एन एंड एंड कंपनी का निर्माण करते हैं। ठीक है, इन्होंने एम एंड कंपनी बना ली, बना ली। अब बात ये आती है, इसमें दो साझेदार हैं, एक तो कौन है, एक तो आपका एन है और दूसरा कौन है, आपका एम है। ठीक है, दोनों साझेदार हैं, समझ में आया, दोनों क्या हैं, सीए हैं। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये किसका निर्माण करते हैं, ये एम एंड एन कंपनी का, इसका निर्माण करते हैं। ठीक है, इस कंपनी का निर्माण करते हैं। दोनों पार्टनर क्या हैं, दोनों पार्टनर सी हैं, एक तो कौन है, एन है और एक कौन है, आपका एम है, दोनों क्या है, दोनों आपकी सी ए है। ठीक है, दोनों के पास पूर्णकालीन अभ्यास का प्रमाण पत्र है, तो इसको क्या किया जा सकता है, इस फर्म को, इसको अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन एक शर्त यहाँ पे चेंज करते हैं, एक नया साझेदार आ गया, मान लो कौन आया, ये आपका ओ आ गया। ठीक है, ये कौन है, ये एक सी एस है, सी ए नहीं है, ये कौन है, ये सी एस है। ठीक है, ये कौन है, ये सी एस है। क्या अब इस फर्म को अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बात क्या लिखी है, यहाँ पे बात लिखी कि अधिकांश साझेदार क्या हो, सीए हो, पूर्ण साझेदार नहीं कि जितने साझेदार है सब सीए होनी चाहिए, अधिकांश साझेदार सीए होने चाहिए। तो यहाँ पे तीन है, तीन में से अधिकांश कितने होंगे, दो, और दो क्या है यहाँ पे, सीए है। ठीक है, बात समझ में आई। चलो एक शर्त और देखते हैं, यही सेम सिचुएशन है, कौन, एम एंड एन कंपनी है। ठीक है, इसमें कितने साझेदार हैं, इसमें तीन साझेदार है। ठीक है, एक तो मान लो आपका कौन है, एक तो आपका एम है, दूसरा आपका एन है और एक सी एस है जिसका नाम क्या है भैया, जिसका नाम ओ है। ठीक है, ये तीन साझेदार, ये क्या, सी ए है, ये भी सी ए है, ये कौन है, ये एक सी एस है, एक नया साझेदार आ गया कौन, पी, ये कौन है, ये सी एम ए।
ठीक है, कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिटर। ठीक है, सीएमए है। क्या अब इस फर्म को अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? नहीं, अब नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें अब क्या होगी, 50% तो क्या होगी आपकी, 50% तो आपकी इसमें सीए है, और 50% कौन आपके, 50% आपके सीएस है, तो अधिकांश तो हुआ ही नहीं इसमें। इसमें सीएस या सीएमए है। लेकिन शर्त क्या है कि अधिकांश साझेदार क्या होने चाहिए, शर्त ये है कि अधिकांश साझेदार आपके सीए होने चाहिए। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। आगे सेक्शन एक और पढ़ेंगे आज। वो पढ़ेंगे अपन कौन सी, अपन ने 141 की सब सेक्शन 1 पढ़ ली। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन सेक्शन 141 की सब सेक्शन 2। 141 की सब सेक्शन 2, और 141 की सब सेक्शन 2 क्या कहती है कि यदि अंकेक्षण क्या कर लेते हैं, फर्म या एलएलपी का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो सकती, प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर कौन करेगा? यदि अंकेक्षक मिलकर क्या कर लेते हैं, एक फर्म या एलएलपी का निर्माण कर लेते हैं, साझेदारी या सीमित दायरे साझेदारी कर लेते हैं, तो जो अंकेक्षण प्रतिवेदन होगा उस पर हस्ताक्षर कौन करेगा? क्यों? क्योंकि इसमें सीए तो बहुत सारे होते हैं। जैसे मान लो मैं बात करूं कि इसमें एम एंड एन कंपनी ले लेते हैं, क्या कौन सी कंपनी है, एम एंड एन कंपनी है। इसमें कितने साझेदार है? इसमें 3 साझेदार है। चलो 2 ही ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो अंकेक्षण प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर केवल सीए ही कर सकता है। ठीक है, इसमें मान लो एक तो कौन है आपका, एम है, और एक कौन आपका, एन है। अब बात यह आती कि अब एक एबीसी लिमिटेड है, ये एबीसी लिमिटेड क्या करती है, ये एबीसी लिमिटेड क्या करती है, इसको अंकेक्षक के रूप में नियुक्त करती है। ठीक है, किसके रूप में, तो इसको ऑडिटर के रूप में नियुक्त करती है। ऑडिटर के रूप में नियुक्त कर लिया, चलो कर लिया। अब बात यह थी कि जो अंकेक्षण प्रतिवेदन होगा उस पर हस्ताक्षर एम करे या एन करे, ये बात आती है। तो यही बात कहती है 141 की सब सेक्शन 2 क्या कहती है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर एक ऐसा साझेदार करेगा जो क्या हो, सीए हो। तो यही बात कहती है, अंकेक्षण प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर, अंकेक्षण प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर, सॉरी, हस्ताक्षर एक ऐसा साझेदार कर सकता है जो क्या होना चाहिए, सीए हो। ठीक है, अंकेक्षण प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर कौन कर सकता है, एक ऐसा साझेदार जो क्या है, सीए है। ठीक है, ठीक है जी, समझ में आ गया। अब इसमें एक बात आती है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन की सेक्शन कौन सी है, तो आपको पता है अंकेक्षण प्रतिवेदन की सेक्शन कौन सी है, ये रही। अंकेक्षण प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर की सेक्शन कौन सी है, तो ये आपकी 145। तो सेक्शन 145 कहती है कि भाई साहब ऐसे हर कोई कैसे कर देगा, मैं बोलूंगा उसी को करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या कहती है, तो ये कहती है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर केवल एक ऐसा व्यक्ति कर सकता है जिसे क्या किया गया है, अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे नोट लिख लेते हैं अपन, धारा 145 के अनुसार अंकेक्षण प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर, अंकेक्षण प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर एक ऐसा, अगर व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति भी कर सकते हैं, ठीक है, या सीए की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि अंकेक्षण प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर तो कौन कर सकता है, सीए ही कर सकता है, हर कोई थोड़ी कर सकता है। तो एक ऐसा व्यक्ति, या मैं बात करूं एक ऐसा सीए जिसे अंकेक्षक के रूप में, जिसे
अंकेक्षक के रूप में या अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है जी। सेक्शन 141 की सब सेक्शन 2 तो क्या कहती है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर एक ऐसा साझेदार कर सकता है जो क्या हो, सीए हो। ठीक है। लेकिन धारा 145 सेक्शन 145 क्या कहती है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर केवल एक ऐसा व्यक्ति कर सकता है जो जिसको क्या किया गया है, अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है जी। अपन ने दो धाराएं पढ़ी, 141 की धारा 1 और 141 की धारा 2। ठीक है। कितनी धाराएं पढ़ी है अपन ने? अपन ने पढ़ी दो धाराएं, 141 की धारा 1 और 141 की धारा 2। सबसे पहले बात करते हैं अपन 141 की, एक को फिर से रिपीट करते हैं। तो धारा 141 की सब सेक्शन 1 कहती है, धारा सेक्शन 141 की सब सेक्शन 1 कहती है कि किसी भी कंपनी का अंकेक्षण एक ऐसा व्यक्ति कर सकता है जो क्या हो, सीए हो, तथा जिसके पास पूर्णकालीन अभ्यास का प्रमाण पत्र हो, तथा जो क्या कर रहा हो, भारत में रहकर अभ्यास कर रहा हो। तो सबसे पहले तो एक सीए होना चाहिए। उसके बाद में दूसरी शर्त आती है कि सीए तो है, लेकिन उसके पास में साथ में क्या होना चाहिए, पूर्णकालीन अभ्यास का प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है। तीसरी चीज होती है वो भारत में रहकर क्या करता हुआ होना चाहिए, अभ्यास कर रहा होना चाहिए। तो तीन शर्तें होती है। सबसे पहली कि वो एक सीए हो, दूसरी कि उसके पास क्या होना चाहिए, पूर्णकालीन अभ्यास का प्रमाण पत्र होना चाहिए, तीसरी चीज क्या आती है कि वो भारत में रहकर अभ्यास कर रहा होना चाहिए। ठीक है जी। एक ऐसा सनदी लेखाकार जिसके पास पूर्णकालीन अभ्यास का प्रमाण पत्र हो तथा भारत में रहकर अभ्यास कर रहा हो, तो उसे किसी भी कंपनी का अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। बात हो गई। अब बात आती है कि यदि अंकेक्षक या सीए मिलकर क्या कर लेते हैं, कोई भी निगमित निकाय का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है। सीमित दायित्व साझेदारी या फिर साझेदारी कर लेते हैं, तो अंकेक्षण कौन करेगा? तो सीमित दायित्व साझेदारी या साझेदारी, यदि अंकेक्षक सीमित दायित्व साझेदारी या साझेदारी का निर्माण करते हैं, तो अधिकांश साझेदार तो क्या होने चाहिए, सीए होने चाहिए, तथा उनके पास में पूर्णकालीन अभ्यास का क्या होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए। तभी उस फर्म या उस सीमित दायित्व साझेदारी को क्या किया जा सकता है, अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है। ये दोनों बातें अपन ने पढ़ ली यहाँ पे, ये दोनों बातें अपन ने पढ़ ली। तीसरी बात आती है सेक्शन 141, सेक्शन 141 की सब सेक्शन 2 कहती है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर केवल एक ऐसा साझेदार, एलएलपी की स्थिति में बताया इसने, एलएलपी या फर्म की स्थिति में। यदि व्यक्ति की स्थिति में तो क्या होगा, अंकेक्षक एक को नियुक्त करेंगे तो, और जिसको नियुक्त किया जाएगा वही प्रतिवेदन पे हस्ताक्षर करेगा। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि जब अंकेक्षक फर्म बना लेते हैं या समिति बना लेते हैं, तो अंकेक्षण प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर एक ऐसा साझेदार कर सकता है जो क्या हो, सीए हो। ठीक है। क्या होना चाहिए, सीए होने चाहिए। लेकिन धारा 145 क्या कहती है, सेक्शन 145 कहती है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर केवल एक ऐसा व्यक्ति कर सकता है जो क्या है, जिसको अंकेक्षक के रूप में कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया है। ठीक है। ये दोनों बातें अपन ने पढ़ी। सबसे पहले नोट कर लो इन दोनों चीजों को, यहीं से लिख लो। 2 मिनट का टाइम दिया जा रहा है आपको। ठीक है। ये बातें यहाँ पे लिखनी कोई जरूरी नहीं है आपको, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना कोई आवश्यकता नहीं इनकी। ठीक है। ये तो सबको याद होगी, फटाफट लिखो। उसके बाद में आगे अपन चर्चा करते हैं इस चीज़ के बारे में।
स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना, ठीक है। इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब बात करते हैं, एक सेक्शन और पढ़ लेते हैं इसमें, उसके बाद में कल पढ़ेंगे। एक सेक्शन और पढ़ लेते हैं इसमें। वो पढ़ेंगे अपन कौन सी? वो पढ़ेंगे अपन सेक्शन 141 की सब सेक्शन 3, क्योंकि 1 और 2 तो अपन ने पढ़ ली। 141 की सब सेक्शन 2, रीड विथ CAAR, सॉरी, रीड विथ रूल, रीड विथ रूल CAAR 2014। ठीक है, रीड विथ रूल 10 ऑफ CAR 2014, तो ये नहीं लिखा ना, रूल 10 ऑफ CAR 2014, दोबारा लिख देते हैं इसको। रूल 10 ऑफ CAR 2014। ठीक है जी, किसके साथ में पढ़ना है इसको? तो इसको कार रूल 10 ऑफ 2014 के साथ में पढ़ना है इसको। ठीक है, ठीक है जी। ये एक सेक्शन कहती है कि यदि सीए कोई निगम निकाय बना लेते हैं, ठीक है, यदि किसी कंपनी का निर्माण कर लेते हैं, तो क्या नहीं कर सकते? वो किसी भी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते हैं। यदि सीए मिलकर किसका निर्माण कर लेते हैं? कंपनी का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन इसका एक अपवाद है, कौन? एलएलपी। क्यों एलएलपी? क्या इसका अपवाद है? क्यों? क्योंकि एलएलपी एक क्या है? निगमित निकाय है। निगमित निकाय यानी कंपनी है, निगमित निकाय है। लेकिन निगमित निकाय होने के बाद भी इसे क्या किया जा सकता है? अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो यही बात कहती है सेक्शन। यदि अंकेक्षक, यदि अंकेक्षक निगमित निकाय का निर्माण कर लेते हैं, निकाय का निर्माण कर लेते हैं, तो वे किसी भी कंपनी का क्या नहीं कर सकते? अंकेक्षण नहीं कर सकते। किसी भी कंपनी का अंकेक्षण नहीं कर सकते। परंतु एलएलपी इसका क्या है? अपवाद है। अर्थात अर्थात एलएलपी निगमित निकाय है, लेकिन 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 फिर भी इसे अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, ये नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर लिख लेंगे इसको। किया जा, इधर दिख रहा है?
ठीक किया जा सकता है, यहाँ से लिख लेना इसके नीचे। परंतु एलएलपी क्या है, एक निगमित निकाय है, लेकिन बाद भी इसके बावजूद भी क्या किया जा सकता है, उसे अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है जी। देखो धारा 141 की उपधारा क्या कहती है। धारा 141 की उपधारा 3 कहती है उधर लिख देते हैं, नियुक्त किया जा सकता है। धारा 141 की उपधारा 3 कहती है, इसको किसके साथ में पढ़ना है, रूल 10 ऑफ CAAR 2014 के साथ में पढ़ना है, यानी कार 2014 के रूल 10 के साथ में पढ़ना है। यदि अंकेक्षक क्या कर लेते हैं, कोई भी निगमित निकाय का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं कि यदि अंकेक्षक क्या कर लेते हैं, कोई भी कंपनी बना लेते हैं, तो क्या नहीं कर सकते, अगर CA मिलकर क्या कर लेते हैं, कंपनी बना लेते हैं, तो वह किसी भी कंपनी का, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, किसी भी कंपनी का क्या नहीं कर सकते, अंकेक्षण नहीं कर सकते, किसी भी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। परंतु एलएलपी क्या है, इसका अपवाद है। एलएलपी क्या है, इसका अपवाद है। अपवाद कैसे है, ये क्या है, निगमित निकाय है, निगमित निकाय। लेकिन ये निगमित निकाय होने के बाद भी क्या किया जा सकता है, इसे अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। एक निगमित निकाय है, लेकिन फिर भी सीए की एलएलपी को क्या किया जा सकता है, अंकेक्षक के रूप में, ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ऑडिटर के रूप में क्या किया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो अपन ने पढ़ी 3 धाराएं आज। कौन कौन सी पढ़ी, अपन ने पढ़ी सेक्शन 141, ठीक है, 141 की एक, 141 की उपधारा 2 और 141 की उपधारा 3 अपन ने पढ़ ली। ठीक है, तो आज के लिए इतना, बाकी पढ़ेंगे कल। ठीक, बाकी पढ़ते अपन कल। और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। रेड कलर का एक बटन सा आ रहा होगा, उसको दबाएं। उसके बाद में उसके जस्ट पास में बेल आइकन का एक सिंबल बना हुआ है, उस बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारी जो भी नेक्स्ट क्लास आएगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और एक न्यूज़ एक और है, जो बच्चे जिन्होंने क्या कर लिया, बीकॉम एमकॉम कर ली, बीकॉम या एमकॉम कर ली, तो वो तो जूनियर अकाउंटेंट तो देंगे। ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट देंगे, लेकिन जो नेट के फॉर्म है, नेट दिसंबर के जो फॉर्म है, वो फॉर्म आ चुके हैं, यानी 19 तारीख से आ चुके हैं, 19 नवंबर से आ चुके हैं दिसंबर के लिए। तो जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो नेट की तैयारी भी साथ में इसी से कर सकते हैं आप। ठीक है, तो नेट का फॉर्म भरें, नेट सबसे बेस्ट है, करनी चाहिए नेट सबको।